Hello my dear friends, welcome to Genic Education. So in the last video we have discussed about the percentages and ratio proportions, and we have discussed many concepts related to percentages and ratio proportions. Now in this video we are going to start a new topic, that is profit and loss. Now this topic is also related to the previous topic. बिल्कुल उसी तरह से हमें प्रॉफिट लॉस को भी समझना है जैसा हमने परसेंटेज रेशियो प्रोपोर्शन में किया था। साथ ही साथ जो कॉन्सेप्ट हमने रेशियो प्रोपोर्शन में सीखा था, परसेंटेजेस में सीखा था, वही का वही कॉन्सेप्ट हमें यहाँ पर भी अप्लाई करना है। ओके, बिल्कुल वही का वही कॉन्सेप्ट है, तो कॉन्सेप्ट में कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगा। क्वेश्चंस हम ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस में, ताकि कंसेप्ट पूरी तरह से इम्बाइब हो जाए माइंड में। ओके, तो देखिए प्रॉफिट लॉस की अगर हम बात करें तो स्टार्ट करते हैं प्रॉफिट लॉस को। कुछ फॉर्मूले भी समझेंगे, फॉर्मूले भी लिखेंगे, ताकि हमें एक बार पूरा बेसिक क्लियर हो जाए जो हमने स्कूल में डिस्कस किया था, स्कूल में पढ़ा था कभी प्रॉफिट लॉस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रॉफिट लॉस के बारे में। सबसे पहली चीज प्रॉफिट लॉस में आती है, एक कोई आर्टिकल है। ओके, अब प्रॉफिट लॉस में क्या है, जब आप कोई ट्रांजैक्शन करेंगे, कोई चीज खरीदेंगे या बेचेंगे, तो उस केस में जो घाटा या मुनाफा होगा उसका कैलकुलेशन, उसका परसेंटेज कैलकुलेशन, और उस पर बहुत सारे तरह के एक कंसेप्ट्स हम अप्लाई कर सकते हैं, एंड बेस्ड ऑन दैट वी विल कैलकुलेट द प्रॉफिट एंड लॉस। ओके, अब पहला टर्म जो यहां पर हमें दिखाई देगा प्रॉफिट लॉस में, वो है कि आप कोई आर्टिकल, ओके, कोई आइटम, ओके, कोई चीज जब आप खरीद रहे हैं या आप कोई चीज बना रहे हैं, तो उसको बनाने में या फिर उसको खरीदने में जो कॉस्ट इन्वॉल्व होगी, उस कॉस्ट को हम बोलेंगे कॉस्ट प्राइस। ओके, तो कॉस्ट प्राइस क्या है? कॉस्ट प्राइस मतलब वो प्राइस जिस पे आपने एक आर्टिकल को खरीदा या आपने किसी आर्टिकल को मैन्युफैक्चर किया। सो दैट इज बेसिकली द कॉस्ट प्राइस। ओके, उसके बाद नेक्स्ट टर्म आएगा, अगर आप लेट सपोज कोई आपने आर्टिकल खरीदा, उस आर्टिकल को आप बेचना चाहते हैं, तो बेचने के लिए आपने कुछ सोचा होगा कि मुझे इस प्राइस में इस आर्टिकल को बेचना है। ओके, एजम्पशन लिया होगा कि मैं इस आर्टिकल को, मान लीजिए 100 रुपए में कोई आर्टिकल खरीदा था, आप चाहते हो, ऐसी इच्छा रखते हो कि उसे 110 रुपए में बेच दिया जाए। ओके, सो जो प्राइस पे आप बेचने की इच्छा रखते हैं, ओके, द प्राइस यू डिजायर, ओके, फॉर सेलिंग योर आर्टिकल, फॉर सेलिंग व्हाट एवर द आइटम यू हैव, इज नोन एज द मार्क प्राइस। उसको हम बोलेंगे मार्क प्राइस, या फिर उसको हम बोलेंगे लिस्ट प्राइस, या फिर उसको बोलेंगे टैग प्राइस, या फिर मैक्सिमम रिटेल प्राइस। ओके, ऐसा कोई भी टर्म हम बोल सकते हैं। हालांकि एमआरपी में एक टैक्सेशन का कैलकुलेशन भी आता है, बट उसमें हमें नहीं जाना। अभी हम मान लेते हैं मैक्सिमम रिटेल प्राइस मतलब वो प्राइस जिसमें मैं किसी आर्टिकल को बेचने की इच्छा रखता हूं। ओके, देन थर्ड आता है, आपने एक आर्टिकल खरीदा या बनाया, आपने इच्छा रखी कि उसको इतने में बेचा जाए। ओके, और फाइनली वो आर्टिकल जिस अमाउंट में सेल होगा, ओके, वो आर्टिकल जिस अमाउंट में बिकेगा, उस अमाउंट को हम बोलेंगे सेलिंग प्राइस। तो सेलिंग प्राइस क्या है? बेसिकली सेलिंग प्राइस मतलब वो प्राइस जिसमें एक आर्टिकल को सेल किया गया, पूरी तरह से बेच दिया गया जिस प्राइस में, दैट इज नोन एज द सेलिंग प्राइस। अब देखिए किस तरह से यहाँ पे एक कंसेप्ट है। मान लीजिए मैंने कोई आर्टिकल खरीदा या बनाया 100 रुपए में। ओके, मैंने आर्टिकल बनाया 100 रुपए में, मैंने इच्छा रखी कि नहीं ये आर्टिकल बड़ा यूनिक है, बहुत ही अच्छा है और लोगों को पसंद आएगा, तो मैंने इस आर्टिकल को जो 100 रुपए में बना था, ओके, या खरीदा था मैंने, इस आर्टिकल को मैंने इच्छा रखी मैं 1000 रुपए में बेचूंगा। ओके, सो यू कैन सी कितना बड़ा डिफरेंस है। मैंने सोचा था 100 रुपए में अगर ये आर्टिकल बना है, तो मेरी इच्छा है कि मैं इसको 1000 रुपए में बेचूं। ये तो मेरी इच्छा है, मेरी इच्छा तो कुछ भी हो सकती है कि 1 लाख में बेच दूंगा, 10 लाख में बेच दूंगा, ठीक है। तो ऐसे मैंने इच्छा रखी कि मैं इसको 1000 रुपए में बेचूंगा। अब क्या हुआ, जो कस्टमर इसे खरीदने आया वो भी थोड़ा चालाक था, ओके, वो भी समझदार था, उसको भी समझ था, वो भी इंजीनियर था कि अगर ये 100 रुपए का आर्टिकल है और इसको 1000 में बेचा जा रहा है, हालांकि उसको कॉस्ट प्राइस नहीं पता, लेकिन उसको आर्टिकल देख के समझ में आ गया कि ये आर्टिकल 1000 रुपए का तो नहीं है, ये आर्टिकल 1000 रुपए का नहीं है, इसकी कीमत 1000 रुपए तो पॉसिबल ही नहीं है, ये तो बहुत ही ओवर प्राइस्ड दिखा रहे हैं। तो उसने आपसे नेगोशिएशन करा, उसने आपसे बार्गेनिंग करी, और बार्गेनिंग करके लेट्स अज्यूम कि वो आर्टिकल आपसे 110 रुपए में खरीद के ले गया। ओके, तो आप देख सकते हैं कि आपने तो सोचा था 1000 में बेचेंगे, बट जो सामने वाला आया वो भी और थोड़ा होशियार था, उसने क्या करा, उसने समझ लिया कि ये आर्टिकल इतने का नहीं है, तो उसने 110 रुपए में आपसे आर्टिकल खरीद लिया। नाउ अब आर्टिकल आपने बनाया 100 रुपए में था, आपने इच्छा रखी थी 1000 में बेचने की, लेकिन अल्टीमेटली बिक गया 110 रुपए में।
तो क्या मुझे खुश होना चाहिए यहाँ पे कि हाँ 100 रुपए का आर्टिकल था, 1000 रुपए मैंने टैग लगा के 110 में बेचा? नहीं, ये कोई खुश होने वाली बात नहीं। हम क्या देखेंगे कि ओवरऑल ट्रांजैक्शन कहाँ पे हुआ? ट्रांजैक्शन हुआ इस कॉस्ट प्राइस पे और इस सेलिंग प्राइस पे। ओके, अगर मैं यहाँ पे मुनाफा देखूं तो क्या मैं मुनाफा 900 रुपए बोलूंगा कि मैंने 100 रुपए का बनाया था, मैंने 1000 रुपए की बेचने की इच्छा रखी थी तो मेरा मुनाफा 900 रुपए हो गया? ऐसा होगा क्या? नहीं। मुनाफा यहां पर हम कैलकुलेट करेंगे बेस्ड ऑन सेलिंग प्राइस। क्या है सेलिंग प्राइस? 110 रुपए। तो देखिए फाइनल ट्रांजैक्शन कहां पे हो रहा है? फाइनल ट्रांजैक्शन हो रहा है कॉस्ट प्राइस से सेलिंग प्राइस में। तो इसका मतलब मार्क प्राइस बेसिकली ये जो क्वांटिटी है ये तो जस्ट एक वर्चुअल क्वांटिटी है, ये तो जस्ट एक वर्चुअल क्वांटिटी है। ओके, स्पेलिंग हो सकता है गलत हो, तो वर्चुअल क्वांटिटी है। वर्चुअल क्वांटिटी मतलब ये मार्क प्राइस कभी भी आपके मुनाफे या घाटे के कैलकुलेशन में इन्वॉल्व नहीं होगी। ये सबसे बड़ा पॉइंट है, ये सबसे ज्यादा कंफ्यूज करने वाला पॉइंट है कि मार्क प्राइस विल नेवर बी इन्वॉल्व इन द कैलकुलेशंस ऑफ प्रॉफिट और लॉस। मार्क प्राइस क्या है? ये एक वर्चुअल है, ऐसा सोचा गया था, अजम्पशन लिया गया था, लेकिन सेल तो इतने में हो रहा है। तो इसलिए जब भी आप प्रॉफिट की बात करते हैं तो प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। ओके, कभी भी यहाँ पे मार्क प्राइस नहीं लिखते हम और कभी भी कैलकुलेशन भी नहीं करते मार्क प्राइस में। हालांकि वो बात अलग है कि मैंने मान लीजिए 100 रुपए में बनाया और 110 रुपए का टैग लगाया और 110 में ही बिक गया, तो क्या हो रहा है कि मार्क प्राइस सेलिंग प्राइस बराबर हो रही है, लेकिन फिर भी सेलिंग प्राइस अपने आप में एक टर्म है अलग और मार्क प्राइस अपने आप में एक टर्म है अलग। क्वांटिटेटिवली अगर देखा जाए तो वो बराबर है, लेकिन उनका जो मीनिंग है, इंटरप्रिटेशन है, वो दोनों बिल्कुल ही अलग अलग है। तो इसलिए प्रॉफिट की वैल्यू हो जाएगी सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। ओके, यहां पर मार्क प्राइस नहीं आती। लॉस की बात करें तो लॉस क्या हो जाएगा? लॉस भी कैलकुलेट होगा बेस्ड ऑन सेलिंग प्राइस एंड कॉस्ट प्राइस, उसमें भी मार्क प्राइस का रोल नहीं होगा। तो लॉस क्या होता है? कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। अगेन ये वाला एक सिंपल फॉर्मूला है, ये आपने स्कूल में पढ़ा है। अब दूसरी बात आती है, जैसा हमने प्रॉफिट निकाला उसके बाद आता है परसेंटेज प्रॉफिट। ओके, परसेंटेज प्रॉफिट। परसेंटेज प्रॉफिट मतलब क्या हुआ कि मुझे कितने प्रतिशत से, कि अगर मेरा जो प्राइस है वो 100 रुपए होता तो उसके ऊपर मुझे कितना गेन होता, दैट इज बेसिकली परसेंटेज प्रॉफिट। हमने सीखा था परसेंट का मीनिंग क्या होता है। तो उसी तरह से देखिए, अभी मैंने 100 रुपए का आर्टिकल बनाया और अल्टीमेटली बेचा तो 110 रुपए में, तो मुझे 10 रुपए का मुनाफा दिखा कि ठीक है 10 रुपए कमाए। अभी 10 रुपए कमाए किसके ऊपर? मैं कहूंगा कि जो कमाई हुई है, जो प्रॉफिट हुआ है 10 रुपए, वो कॉस्ट प्राइस के ऊपर कमाई हुई है। ओके, हम कॉस्ट प्राइस के नजरिए से देख रहे हैं, कॉस्ट प्राइस के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं कि हमारा प्रॉफिट कितना निकला है। तो इसलिए परसेंटेज प्रॉफिट क्या हो जाएगा? सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100। मतलब कि जब मैं प्रॉफिट का कैलकुलेशन करूंगा तो मेरा बेस वैल्यू क्या रहेगा? कॉस्ट प्राइस। ओके, दिस विल बी माय बेस वैल्यू, ये होगा हमारा बेस वैल्यू। ओके, दिस विल बी माय बेस वैल्यू। सिमिलरली लॉस के केस में क्या होगा? लॉस के केस में भी हम कहेंगे बिल्कुल यही का यही कॉन्सेप्ट लगेगा कि जब हम परसेंटेज लॉस कैलकुलेट करेंगे, सो परसेंटेज लॉस विल बी बेस्ड ऑन अगेन कॉस्ट प्राइस। ऐसा नहीं है कि परसेंटेज लॉस सेलिंग प्राइस पे हो जाएगा और परसेंटेज प्रॉफिट कॉस्ट प्राइस पे। हमेशा घाटा या फिर मुनाफा किसके रिलेटिव होने वाला है? जो आपने सामान जिस कीमत में खरीदा था उसके रिलेटिव होने वाला है। ओके, मतलब ऐसा नहीं होगा कि मैं बोलूं कि 100 रुपए में मैंने बनाया, 1000 में इच्छा रखी थी बेचने की, लेकिन 110 में बिका तो मुझे घाटा हो गया। ओके, मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि 1000 की चीज 110 में चली गई तो मुझे घाटा हो गया 890 रुपए का। ऐसा नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? बिकॉज मैंने खरीदा तो उसको 100 में ही था, तो मेरे पास एक्स्ट्रा 10 रुपए ही मिले मुझे इस आर्टिकल को बेचने से। ओके, एक्स्ट्रा 10 रुपए ही मिले, तो इसीलिए मेरा जो परसेंटेज लॉस होगा दैट विल बी कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100। ओके, इट विल रिमेन एज द कॉस्ट प्राइस, क्योंकि ये परसेंटेज प्रॉफिट या परसेंटेज लॉस सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेट होता है कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस के बीच में। मतलब जब भी आपको परसेंटेज प्रॉफिट का वैल्यू, कहाँ पे लिखे अपन, यहाँ लिखते थे, अगर आपको परसेंटेज प्रॉफिट और परसेंटेज लॉस कैलकुलेट करना है तो इन दोनों कैलकुलेशंस के लिए हमेशा याद रखिएगा कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस को ही हम कंसिडर करेंगे। वी विल नॉट गोइंग टू कंसिडर द मार्क प्राइस इन केस ऑफ लॉस और प्रॉफिट कैलकुलेशंस। ओके, तो ये हो गया परसेंटेज प्रॉफिट परसेंटेज लॉस का आइडिया। अब बेसिकली देखिए हो क्या रहा है, परसेंटेज प्रॉफिट है क्या चीज?
मान लीजिए मैंने ये आर्टिकल 100 रुपए में खरीदा था, मैंने चाहा कि इसके ऊपर मुझे 20% का प्रॉफिट हो, ओके, मुझे 20% का मुनाफा हो। तो मैं सेलिंग प्राइस कैसे निकाल रहा हूं, मैं इस कॉस्ट प्राइस का 20% कैलकुलेट करूंगा और इसी में जोड़ दूंगा, ओके। इस कॉस्ट प्राइस का 20% निकाला और इसी में जोड़ दिया, तो मेरी सेलिंग प्राइस आ गई 120 रुपए। अब मान लीजिए 100 रुपए का आर्टिकल था और मैंने देखा कि मुझे इस पे परसेंटेज लॉस जो हुआ है वो 20% का हुआ है, तो सेलिंग प्राइस कितनी होनी चाहिए? हम क्या करेंगे, अगेन इस 100 रुपए का 20% निकालेंगे और ये 20 रुपए इसमें से माइनस कर देंगे, तो ये 100 रुपीज का 20% घटाने से ये आ जाएगा 80 रुपए। तो बेसिकली कॉन्सेप्ट क्या हो रहा है यहाँ पे कि परसेंटेज प्रॉफिट कैलकुलेशन में क्या कर रहे हैं, कॉस्ट प्राइस में ये परसेंटेज अमाउंट जोड़ दिया जा रहा है और लॉस कैलकुलेशन में कॉस्ट प्राइस में ये परसेंटेज अमाउंट घटा दिया जा रहा है, ओके। सो हम क्या कहेंगे कि परसेंटेज प्रॉफिट और लॉस, परसेंटेज प्रॉफिट इज बेसिकली इक्विवेलेंट टू परसेंटेज इंक्रीज। देखिए इंक्रीज में भी हमने यही किया था कि अगर मैं 100 रुपए को 20% बढ़ाना चाहता हूं तो इसका 20% निकालूंगा और इसी में जोड़ दूंगा, घटाना चाहता हूं तो इसका 20% निकालूंगा, इसी में से घटा दूंगा, तो यहां पर भी वही चीज हो रही है। तो इसलिए परसेंटेज प्रॉफिट किसके इक्विवेलेंट है, परसेंटेज इंक्रीज के। अब देखिए इंक्रीज में हमने क्या सीखा था कि इंक्रीज, परसेंटेज इंक्रीज अगर फिक्स है तो पुरानी वैल्यू और नई वैल्यू के बीच में जो रेशियो है वो कांस्टेंट होगा। तो एग्जैक्टली वही लॉजिक यहां पे भी चल जाएगा कि परसेंटेज प्रॉफिट में क्या होगा, अगर मेरा परसेंटेज प्रॉफिट फिक्स है, ओके, तो मेरी पुरानी वैल्यू और नई वैल्यू के बीच में जो रेशियो है वो कांस्टेंट रहेगा। अब प्रॉफिट के केस में पुरानी नई वैल्यू कौन सी होने वाली है, प्रॉफिट के केस में हमारी पुरानी और नई वैल्यू का मतलब है कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस, ओके। जैसा परसेंटेज इंक्रीज में क्या था, इनिशियल वैल्यू और फाइनल वैल्यू उनका रेशियो था, तो उसी तरह से कॉस्ट प्रॉफिट के केस में क्या हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो, ओके। तो मान लीजिए कि किसी केस में परसेंटेज इंक्रीज इज 20%, ओके। अगर किसी केस में परसेंटेज इंक्रीज 20% होता है तो जरा सोचिए इनिशियल वैल्यू और फाइनल वैल्यू का रेशियो कितना आया, 20% में कितना होता है, 1/5। इसका मतलब पुरानी और नई वैल्यू के बीच में रेशियो आया 5:6। तो परसेंटेज प्रॉफिट में क्या होगा, परसेंटेज प्रॉफिट अगर 20% है तो 20% प्रॉफिट का मतलब मेरी कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस के बीच में रेशियो बनेगा 5:6। मतलब अगर किसी भी केस में मेरा परसेंटेज प्रॉफिट 20% है तो हमेशा आपको ये देखने को मिलेगा कि कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस के बीच में रेशियो 5:6 ही मेंटेन है, ये रेशियो चेंज नहीं होने वाला, ओके। नाउ अगर परसेंटेज प्रॉफिट इंक्रीज के इक्वल है तो सोचिए परसेंटेज लॉस किसके इक्वल होगा, ऑब्वियसली डिक्रीज के इक्वल होगा। तो अगर मेरे पास परसेंटेज डिक्रीज दिखाई देता है 20% का, तो इनिशियल और फाइनल वैल्यू का रेशियो कितना हो जाता है, 20% मतलब 1/5, तो 5 में से 1 कम हो जाता है तो ये 5 का 4 हो जाता है। तो उसी तरह से परसेंटेज लॉस अगर मेरा 20% है तो मेरा कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का जो रेशियो है वो कितना हो जाएगा, रेशियो विल बिकम 5:4, ओके। तो ये एक रिलेशन हम यहाँ पे एस्टैब्लिश कर सकते हैं। तो हमें कुछ नया नहीं सीखना है, बस उसी चीज को थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया कि परसेंटेज प्रॉफिट, परसेंटेज लॉस इज इक्वल टू परसेंटेज इंक्रीज या फिर परसेंटेज डिक्रीज, ओके। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे रिलेशन इस तरह से बन जाएगा, ओके। सो वी कैन अंडरस्टैंड दिस। सो अब इस चीज को हम यहाँ पे लिख देते हैं समराइज करके। देखिए ये तो फॉर्मूला है, ये तो फॉर्मूला है, जस्ट इसमें ऐसे कुछ खास है नहीं, तो इसको हम रब कर देते हैं। नाउ इसको समराइज करते हैं। समराइज कैसे करेंगे, देखिए परसेंटेज प्रॉफिट में रेशियो मिल गया कॉस्ट प्राइस टू सेलिंग प्राइस का, और रेशियो क्या हुआ, डिनोमिनेटर इज टू डिनोमिनेटर प्लस न्यूमरेटर। परसेंटेज लॉस में भी यही रेशियो मिला और रेशियो हो गया डिनोमिनेटर माइनस न्यूमरेटर, ओके। वैल्यू हो गया डिनोमिनेटर माइनस न्यूमरेटर। नाउ तीसरा टर्म आता है, तीसरा टर्म इज डिस्काउंट, ओके। अब डिस्काउंट किस चीज को बोलते हैं अपन, डिस्काउंट हम बोलते हैं कि आपने जो आर्टिकल पे प्राइस छापी थी, आपने जो लिखा था, जो इच्छा जताई थी जितने प्राइस में बेचने की, उस प्राइस में से कितना अमाउंट कम हो गया, ओके। उस प्राइस में से कितना अमाउंट कम हो गया। तो अगर मेरी एमआरपी 1000 रुपए थी और मैंने इस आर्टिकल को 900 रुपए में बेचा था, तो मतलब मुझे कितना अमाउंट कम दिखाई दे रहा है, यहाँ पे 100 रुपए कम दिखाई दे रहा है। तो इसका मतलब जो आपका डिस्काउंट है, डिस्काउंट उसका वैल्यू क्या होगा, मार्क प्राइस
माइनस सेलिंग प्राइस। ओके, डिस्काउंट का वैल्यू होगा मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। उसके बाद परसेंटेज डिस्काउंट क्या होगा? नाउ परसेंटेज डिस्काउंट किस पे हम कैलकुलेट करेंगे? देखिए, मार्क प्राइस के ऊपर ही आप वैल्यू को कम कर रहे हैं, तो आपका बेस वैल्यू क्या हो जाएगा यहाँ पे? मार्क प्राइस। तो परसेंटेज डिस्काउंट में याद रखिएगा, मार्क प्राइस इज योर बेस वैल्यू, तो मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस अपॉन मार्क प्राइस टाइम्स 100, ये हो गया आपका परसेंटेज डिस्काउंट। ओके, नाउ डिस्काउंट देते समय हम क्या कर रहे हैं? ये प्राइस है, इसमें कुछ अमाउंट डिक्रीज कर रहे हैं। मान लो मैं इसके ऊपर 20% डिस्काउंट देता हूं, तो इसके ऊपर 20% डिस्काउंट देने से क्या होगा? इसका 20% निकालूंगा और इसी में से माइनस कर दूंगा, तो क्या ये बिल्कुल परसेंटेज डिक्रीज जैसा ही है? हाँ, एग्जैक्टली वही तो है। परसेंटेज डिक्रीज में भी यही करते हैं, इसको अगर 20% घटाना है तो इसका 20% निकालेंगे, इसमें से माइनस कर देंगे। तो डिस्काउंट में भी हम वही कर रहे हैं कि 20% इसका निकालेंगे और इसमें से माइनस कर देंगे। तो अगर हम ऐसा करते हैं तो इसका मतलब है परसेंटेज डिक्रीज है। यहां तक क्लियर हुआ। अब परसेंटेज डिक्रीज तो क्या देता है? इनिशियल वैल्यू, फाइनल वैल्यू। लेकिन डिस्काउंट के केस में कौन सी इनिशियल वैल्यू है और कौन सी फाइनल वैल्यू? हम कहेंगे डिस्काउंट में ये 1000 रुपए, ये क्या है? ये मेरी मार्क प्राइस है, तो मार्क प्राइस इज माई इनिशियल वैल्यू। और फाइनली जो डिस्काउंट देने के बाद आता है ये 800 रुपए, ये क्या है? ये सेलिंग प्राइस है, इस प्राइस पे मैं सामान को बेच रहा हूं। तो इसीलिए परसेंटेज डिस्काउंट के केस में यहां पर जो रेशो मिलता है वो मिलता है मार्क प्राइस इज टू सेलिंग प्राइस का। ओके, मार्क प्राइस इज टू सेलिंग प्राइस का मतलब अगर मेरे पास परसेंटेज डिस्काउंट है 20%, तो इससे मैं निकाल सकता हूं कि मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो कितना हुआ? 20% इज 1/5, तो 5 में 1 कम, तो 5:4। ओके, तो यहां से हम रेशियो डिटरमाइन कर पा रहे हैं कि किस तरह से हम दोनों टर्म्स को रिलेट कर सकते हैं और एक रेशियो निकाल सकते हैं कि मार्क प्राइस सेलिंग प्राइस में रेशियो कितना आता है। तो इसलिए परसेंटेज डिस्काउंट में रेशियो हो गया डिनोमिनेटर इज टू डिनोमिनेटर माइनस न्यूमरेटर। ओके, सो दिस इज हाउ वी कैन रिलेट। और बेस वैल्यू क्या हुआ डिस्काउंट के लिए? मार्क प्राइस। तो यहां पे लिख देते हैं हम, मार्क प्राइस क्या है? इट इज द बेस वैल्यू फॉर डिस्काउंट और परसेंटेज डिस्काउंट। ओके, दिस इज द बेस वैल्यू फॉर परसेंटेज डिस्काउंट। ओके, सो ये हमारा बेसिक आइडिया है कि डिस्काउंट कैसे होता है, क्या होता है, इसको नोट कर लीजिए। फिर अपन आगे इसमें क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो और डिटेल में समझेंगे। ओके, सो फ्रेंड्स, चलिए एक सिंपल सा क्वेश्चन देखते हैं कि क्या हम प्रॉफिट लॉस को कैसे अप्लाई कर सकते हैं प्रैक्टिकली किसी क्वेश्चन में। तो उसको समझने के लिए हम ये एक सिंपल, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन लेंगे। देखिए, एक वार्म अप क्वेश्चन टाइप से हम इसे ले सकते हैं कि अ पर्सन इनकर्स 5% लॉस बाय सेलिंग अ वॉच फॉर ₹1140। ओके, अ पर्सन इनकर्स 5% लॉस बाय सेलिंग अ वॉच फॉर ₹1140। At what price should the watch be sold to earn 5% profit? ओके, तो क्वेश्चन को समझते हैं। वो क्या बोलता है? एक पर्सन को 5% का घाटा हुआ जब उसने घड़ी को 1140 रुपए में बेचा। ओके, मतलब मेरे पास कोई घड़ी थी, उसको मैंने 1140 रुपए में बेचा, तो मुझे घाटा हुआ 5% का। अब सवाल आता है कि ये कौन सी प्राइस है? क्या ये कॉस्ट प्राइस है? क्या ये कॉस्ट प्राइस है घड़ी की? नहीं, दिस इज नॉट द कॉस्ट प्राइस, दिस इज द सेलिंग प्राइस ऑफ द वॉच। क्यों? बिकॉज वो क्या बोलता है? अ पर्सन इनकर्स अ लॉस ऑफ 5%। ठीक है, 5% लॉस हुआ बाय सेलिंग अ वॉच। ओके, बाय सेलिंग अ वॉच फॉर रुपीज दिस। तो ये सेलिंग किसके लिए है? इस रुपीज के लिए, 1140 के लिए। तो फॉर रुपीज बोल दिया उसने साफ साफ। तो पहली लाइन बिल्कुल क्लियर ये बताना चाह रही है, जहां पे सबसे ज्यादा मिस्टेक होती है, कुछ लोग इसको कॉस्ट प्राइस अज्यूम कर लेते हैं, बट ऐसा नहीं है। दिस इज द सेलिंग प्राइस की इतने में बेचा। ओके, दिस इज द सेलिंग प्राइस। अब एट वॉट प्राइस शुड द वॉच बी सोल्ड टू अर्न 5% प्रॉफिट? मतलब मुझे अगर 5% का मुनाफा चाहिए तो इसको किस प्राइस में बेचना पड़ेगा। ओके, अब देखिए यहां पर वेरी क्या करने वाला है? यहां पर वेरी करने वाला है आपका सेलिंग प्राइस। क्या कॉस्ट प्राइस वेरी करेगा? नहीं, मेरे पास वही घड़ी है सेम वही अमाउंट में जो मैंने खरीदी थी। अब मैंने उसको इतने में बेच दिया तो मुझे घाटा हो गया, तो मैं उसको कितने में बेचूं कि मुझे मुनाफा हो जाए। तो सिंपल सा लॉजिक क्या बना यहाँ पे कि कॉस्ट प्राइस एक ऐसी चीज है जो इस कंडीशन को और इस कंडीशन को रिलेट कर रही है। कॉस्ट प्राइस नहीं चेंज हो सकती। ओके, क्योंकि घड़ी खरीद ली आपने, अब उसकी जो कॉस्ट है वो तो फिक्स हो गई है। ऐसा तो है नहीं कि बाद में जाके आप पैसे और ले आओगे, उसको और पैसे दे आओगे घड़ी के लिए, तो ऐसा तो नहीं होगा। तो इसीलिए हम क्या देखते हैं कि 1140 रुपए का जो ये सेलिंग प्राइस है उससे हम एक कॉस्ट प्राइस डिटरमाइन कर सकते हैं। ओके, उससे हम कॉस्ट प्राइस डिटरमाइन कर सकते हैं। कैसे? देखिए, आपको दिया हुआ है लॉस कितना है
5% का। ओके, सेलिंग प्राइस कितनी है 1140 रुपए की। तो हमें फाइंड आउट करना है व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस। कैसे फाइंड आउट करेंगे उसको समझते हैं। देखिए हमने क्या कहा था कि लॉस परसेंट या प्रॉफिट परसेंट आपको कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस के बीच का रेशो देता है। तो यहाँ पर लॉस परसेंट है तो हमें रेशो मिलना चाहिए कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का। नाउ व्हाट इज द परसेंटेज लॉस 5%, इसको हम कन्वर्ट करते हैं फ्रैक्शन में तो ये आता है 1/20। इसका मतलब अगर 20 रुपए का कोई सामान होता तो मैं उसको 5% लॉस के साथ कितने में बेचता, 20 रुपए में 1 रुपए कम में, तो कितना हो जाता 19 रुपए। ओके, बिकॉज हमने क्या सीखा था, परसेंटेज लॉस इज इक्वल टू परसेंटेज डिक्रीज। तो डिनोमिनेटर इज टू डिनोमिनेटर माइनस न्यूमरेटर। ओके, 20 - 1 तो ये आ गया 19। नाउ आर्टिकल अगर 20 रुपए का होता तो मतलब वो घड़ी अगर 20 रुपए की होती तो 5% लॉस के साथ 19 में बेचता। लेकिन अभी वो घड़ी कितने में सेल हो रही है, कितने में बेची जा रही है, वो बेची जा रही है 1140 रुपए में। मतलब ये जो 19 है दिस इज इक्वल टू 1140। ओके, दिस इज इक्वल टू 1140। जरा करके देखिए कितना टाइम्स ये ज्यादा है इससे, क्योंकि रेशो तो मेंटेन होना ही चाहिए। परसेंटेज लॉस है या परसेंटेज प्रॉफिट है, परसेंटेज चेंज है मतलब रेशो तो मेंटेन रहेगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ये कितना टाइम्स हमें दिखता है 19 और 114 114 एंड दिस 19। सो व्हेन यू सिंप्लीफाई दिस यू विल गेट द वैल्यू एज 60। ओके, 19 4 times is 114 and then 0 so 60। तो अगर सेलिंग प्राइस ये 60 टाइम्स है यहाँ पे तो रेशो के हिसाब से कॉस्ट प्राइस भी 60 टाइम्स होके 1200 रुपए होनी चाहिए। ओके, 1200। इसका मतलब हमें ये पता चल गया कि इस आर्टिकल को खरीदने के लिए कॉस्ट कितनी लगी थी 1200 रुपए। अब क्या इच्छा है मेरी, अब क्वेश्चन बोलता है आगे एट व्हाट प्राइस शुड द वॉच बी सोल्ड, मतलब किस कीमत पे मैं इस वॉच को बेचूं कि मुझे 5% का मुनाफा हो जाए। तो 5% के मुनाफे के लिए क्या करूंगा, इसी के ऊपर 5% का मुनाफा ऐड कर देता हूं। तो आप चाहें तो फ्रैक्शंस लिख के कर लीजिए, मतलब इस तरह से, आप चाहें तो डायरेक्टली ऐड कर लीजिए। तो 1200 रुपए का 5% आप कैसे निकालोगे, ओरली कैसे निकालेंगे। देखिए 1% कितना होगा, 2 0 हटा देते 12 रुपए, तो 5% कितना हो गया 12 × 5 दैट इज 60 रुपए। तो इजीली हम कह सकते हैं कि 60 रुपए का मुझे यहाँ पर मुनाफा दिखाई देता है। तो 1200 + 60 ये आ गया 1260 रुपए। मतलब इस घड़ी को जब मैंने 1140 रुपए में बेचा था तो 5% का लॉस था। क्यों, ऐसा क्यों हुआ था, बिकॉज मेरी कॉस्ट प्राइस 1200 रुपए आ रही थी और मैं उसको बेच रहा था 1140 में, तो ऑब्वियसली बात है लॉस तो होगा ही होगा। अब मैं चाहता हूं कि इसी सेम घड़ी को मैं मुनाफे में बेचूं, मैं 5% प्रॉफिट में बेचूं, तो क्या करूं, इसके ऊपर इसी का 5% निकालते हैं और इसी में जोड़ देते हैं। सो यू विल अल्टीमेटली गेट 1260 रुपीज। 1260 इज योर फाइनल सेलिंग प्राइस फॉर अचीविंग अ प्रॉफिट परसेंट ऑफ 5। ओके, सो ये नोट कर सकते हैं क्वेश्चन। फ्रेंड्स चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, द कॉस्ट प्राइस ऑफ 21 आर्टिकल्स इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 18 आर्टिकल्स। ओके, मतलब मैं 21 आर्टिकल्स जिस कीमत में खरीद रहा हूं उतनी ही कीमत में 18 आर्टिकल्स बेच रहा हूं। फॉर एग्जांपल ये पेन, मैंने ये पेन खरीदे तो 21 पेन खरीदे कुछ अमाउंट में, ओके लमसम अमाउंट में, और उतने ही अमाउंट में मैंने क्या करा, मैंने सिर्फ 18 पेन बेचे, 18 आर्टिकल्स बेचे। तो आपको बताना है कि फाइंड व्हाट इज माय गेन और व्हाट इज माय लॉस परसेंट। तो मुझे गेन हुआ या लॉस हुआ, तो सबसे पहला पॉइंट तो यही समझिए कि मुझे मुनाफा होगा या घाटा होगा। तो जरा इमेजिन कीजिए मैंने 100 रुपए खर्च करे लेट्स अज्यूम और 21 आर्टिकल्स खरीद लिए। ओके, और फिर उसी 100 रुपए में मैंने क्या करा, 18 आर्टिकल्स बेच दिए, किसी से 100 रुपए लिए और 18 आर्टिकल बेच दिए। तो मुझे मुनाफा होगा क्या, ऑब्वियसली मुझे मुनाफा होगा। व्हाई, बिकॉज जो कीमत 21 आर्टिकल्स की खरीदने में लगी थी उसको बेचने के लिए मैंने सिर्फ मतलब उतने ही कीमत में मैंने क्या करा, सिर्फ 18 आर्टिकल्स बेचे। मतलब हर बार मैं 3 आर्टिकल्स को बचा रहा हूं, हर बार मैं 3 आर्टिकल ज्यादा कमा पा रहा हूं। ओके, दिस इज हाउ वी कैन सी। तो इसका मतलब डेफिनेटली मुझे मुनाफा हो रहा है। कितना मुनाफा हो रहा है वो कैलकुलेट करते हैं। देखिए अगर एक आर्टिकल की कॉस्ट प्राइस को मैं सीपी बोलता हूं और एक आर्टिकल की सेलिंग प्राइस को मैं एसपी बोलता हूं, तो मुझे दिखेगा कि 21 आर्टिकल्स की कॉस्ट प्राइस हो जाएगी 21 सीपी और 18 आर्टिकल्स की सेलिंग प्राइस हो जाएगी 18 सीपी। नाउ ये दोनों वैल्यूज बिल्कुल बराबर है। ओके, दिस टू वैल्यूज आर इक्वल। नाउ व्हाट यू कैन डू, यू कैन राइट इट एज सीपी अपॉन 18 इज इक्वल्स टू एसपी अपॉन 21, ऐसा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके। नाउ यू कैन सिंप्लीफाई दिस, तो ये हो जाएगा सीपी अपॉन, अब 18 और 21 है, इनको हम कैंसिल आउट कर देते हैं, तो 6 3 टाइम्स हो जाएगा। ओके,
and this is 7 times. Okay, 3 6 are 18 and 7 3s are 21. So CP upon 6 is equals to SP upon 7. Now ये चीज क्या आ गई? This is basically the ratio of cost price to selling price. So CP to SP का रेशियो आ गया 6:7. Okay, अब हमने क्या सीखा था कि अगर परसेंटेज प्रॉफिट या परसेंटेज लॉस की बात करें तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि सीपी कितना है और एसपी कितना है. व्हाट मैटर्स इज द रेशियो. इफ द रेशियो इज फिक्स्ड इट मींस द परसेंटेज प्रॉफिट और परसेंटेज लॉस विल बी फिक्स्ड, और द रिवर्स इज ऑल्सो ट्रू कि अगर परसेंटेज फिक्स है तो रेशियो फिक्स रहेगा. तो हम यहाँ पे देखते हैं आर्टिकल की प्राइस 6 रुपये 7 रुपये भी हो सकती है, 60 रुपये 70 रुपये भी हो सकती है, 600 रुपये 700 रुपये भी हो सकती है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट रेशियो विल रिमेन सेम. तो अगर मैं कहता हूँ आर्टिकल की प्राइस 6 रुपये है और कॉस्ट प्राइस 6 रुपये और सेलिंग प्राइस 7 रुपये है, तो कितना मुझे यहाँ पे मुनाफा दिखता है? 1 रुपये का. किस पे दिखता है मुनाफा? 6 रुपये पे. तो 1/6 टाइम्स 100 जो क्या आएगा 16.66%. ओके, मतलब मुझे इस तरह की एक्टिविटी करने से 16.66% का प्रॉफिट होगा. ओके, सो दिस इज हाउ यू कैन कैलकुलेट द परसेंटेज प्रॉफिट. ओके, सो फ्रेंड्स चलिए अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है अ वेंडर बॉट पोटैटोज एट 6 for ₹10 एंड सोल्ड देम फॉर 4 for ₹6. ओके, मतलब एक वेंडर ने क्या करा, पोटैटोज खरीदे. किस तरह से खरीदे? 6 पोटैटो 10 रुपए के, इस रेट से खरीदे कि 6 पोटैटो की कीमत आएगी 10 रुपए. ओके, और फिर उन्हें बेचा किस तरह से? 4 पोटैटो 6 रुपए में बेचे. ओके, हर 4 पोटैटो की कीमत क्या रखी? 6 रुपए सेल करने की. तो आपको बताना है कि उसका गेन परसेंट है या लॉस परसेंट है. तो गेन हो रहा है या लॉस हो रहा है, इस तरह से हमें कैलकुलेट करना है. अब देखिए हम क्या सोचते हैं कि अगर 6 पोटैटो 10 रुपए के खरीदे, ओके, और 4 पोटैटो 6 रुपए के बेचे, तो एक पोटैटो की कीमत कितनी हो गई? 6 पोटैटो की कीमत 10 रुपए, तो एक पोटैटो की कीमत हो गई 10/6. और बेचते समय 4 पोटैटो की कीमत 6 रुपए थी, तो एक पोटैटो की सेलिंग प्राइस हो गई 6/4. तो ये आ गई सेलिंग प्राइस, ये आ गई कॉस्ट प्राइस. तो हम गेन और लॉस परसेंट कैलकुलेट कर सकते हैं. ओके, गेन और लॉस परसेंट. अभी यहाँ पे डायरेक्टली हम 6 और 10 को क्यों नहीं माइनस कर सकते? इसीलिए नहीं कर सकते बिकॉज देखिए यहाँ पे क्वांटिटीज जो है वो अलग है. तो अगर आपको प्रॉफिट या लॉस निकालना है तो आपको पहले तो क्वांटिटी सेम करनी पड़ेगी. आप जरा सोचिए, क्या 1 kg राइस की कीमत को आप एक क्विंटल राइस के कीमत से कंपेयर कर सकते हैं? ऑब्वियसली नहीं कर सकते. कि मैंने लेट सपोज 1 बोरा चावल खरीदा, ओके, और उसमें से 1 किलो चावल बेच दिया, तो क्या मैं प्रॉफिट लॉस कैलकुलेट कर पाऊंगा वहां पे? ऑब्वियसली नहीं कर सकता. मुझे क्या चाहिए? जो अमाउंट, जो क्वांटिटी हम खरीद रहे हैं एग्जैक्टली उतनी ही क्वांटिटी को सेल किया जाए, तब हम प्रॉफिट या लॉस को कैलकुलेट करेंगे. ओके, तो यहां पर हम क्या देखते हैं कि 6 पोटैटो की कीमत है और 4 पोटैटो की कीमत है, तो सेलिंग प्राइस तो 4 ही पोटैटो की है, लेकिन कॉस्ट प्राइस 6 पोटैटो की है. तो हमें सबसे पहले तो इक्वल करना पड़ेगा. तो इक्वल करने के लिए यही हमने क्या कि एक पोटैटो की कॉस्ट प्राइस कितनी है? 10/6. एक पोटैटो की सेलिंग प्राइस कितनी है? 6/4. तो यहां से कॉस्ट प्राइस आ गई, सेलिंग प्राइस आ गई, और अब आप फॉर्मूला लगा के निकाल सकते हैं. ये पहला तरीका. दूसरा आप क्या कर सकते हैं, आप ऐसा सोचिए कि हमने यहां पर नंबर ऑफ पोटैटोज को 1/1 किया, तो 1/1 की जगह कुछ और कर देते ताकि हमारा कैलकुलेशन सिंपल हो. कैसे? देखिए यहां पर 6 पोटैटो की कीमत दी हुई है और यहां पे 4 पोटैटो की. तो अगर मैं इस कंडीशन को 4 से मल्टीप्लाई कर दूं और इस कंडीशन को 6 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो हमें क्या मिलेगा? देन वी विल गेट कि 24 पोटैटोज का कॉस्ट आ गया ₹40. ओके, 24 पोटैटोज का कॉस्ट कितना आ गया? ₹40. और 24 पोटैटोज का ही सेलिंग प्राइस कितना आ गया? ₹6 × 6 दैट इज 36. ओके, तो आप देख सकते हैं 24 पोटैटोज का कॉस्ट प्राइस आ गया 40, 24 पोटैटोज का सेलिंग प्राइस आ गया 36. इसका मतलब मुझे लॉस हुआ कि प्रॉफिट हुआ? ऑब्वियसली लॉस हुआ 24 पोटैटो पे. तो यहाँ पे देख सकते हैं लॉस कितना हुआ? 4 रुपए का. किस पे हुआ? 40 रुपीज पे, बिकॉज दिस इज द कॉस्ट एंड दिस द सेल प्राइस. 4 रुपए का लॉस हुआ 40 रुपए पे इंटू 100. सो योर लॉस परसेंट इज 10%. ओके, मतलब मुझे 10% का लॉस हुआ. और आप इसको कैलकुलेट करेंगे सीपी और एसपी लेके, तब भी यही आंसर आएगा. बस फर्क क्या हुआ यहाँ पे कि ये फ्रैक्शंस बन गए. फ्रैक्शंस को सिंप्लीफाई करने में थोड़ा सा चैलेंज हो जाएगा, तो हमने फ्रैक्शंस को हटा के क्या करा, इन दोनों को डायरेक्टली एक ऐसी वैल्यू में कन्वर्ट कर दिया ताकि फ्रैक्शंस हट जाए और ये बेस भी सेम हो जाए, अमाउंट ऑफ जो पोटैटोज है वो सेम हो जाए. तो यहाँ देख सकते हैं आप 24, और यहाँ पे हमने इजीली कैलकुलेट कर लिया क्योंकि ये तो ओरल कैलकुलेशन हो जाएगा. ओके,
सो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, नोट कर लीजिए। ओके सो फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है व्हाट विल बी द गेन परसेंट इफ एडल्ट्रेशन इज 33.33% एंड द मिक्सचर इज सोल्ड एट कॉस्ट प्राइस। अब यहां पे सबसे पहले समझते हैं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एडल्ट्रेशन। एडल्ट्रेशन का मतलब होता है मिलावट, कि आपने किसी चीज में कुछ मिलावट करी। जैसा कि आपने सुना होगा जो मिल्क होता है उसमें हम पानी मिला देते हैं, ठीक है, जो मिल्कमैन होते हैं जनरली वो पानी मिला देते हैं उसमें, या फिर लेट सपोज रेड पेपर है, जो लाल मिर्च होती है उसमें ईंट को पीस के मिला देते हैं, जो ब्रिक्स होती हैं उनको पीस के मिला देते हैं। सो दिस इज लाइक एन एडल्ट्रेशन, वी आर मिक्सिंग समथिंग फॉरेन, ओके, दिस लाइक अ डोपिंग इनसाइड द प्योर सब्सटेंस। ओके, सो व्हाट वी कैन सी हियर कि यहां पर वो क्वेश्चन में बोलता है कि क्या मुनाफा होगा, मुझे कितना मुनाफा होगा अगर मैंने एडल्ट्रेशन किया, कितना 33.33% एडल्ट्रेशन करने पर। ओके, और क्या किया साथ में, मैंने मिक्सचर को कॉस्ट प्राइस पर बेचा। आई सोल्ड द मिक्सचर एट कॉस्ट प्राइस। ओके, कॉस्ट प्राइस पर बेचा मतलब क्या, इसको सबसे पहले समझते हैं कि मैंने क्या देखा कि बाजार में जो मिल्क का कीमत है, ओके, लेट सपोज वो बाजार में बिकता है ₹100 पर लीटर में। ओके, हम अज्यूमिंग कि मिल्क जो है वो से ₹100 पर लीटर में सेल हो रहा है। अब मिल्कमैन ने क्या करा, मिल्कमैन ने ये मिल्क खरीदा ₹100 पर लीटर का। ओके, खरीदने के बाद क्या करा, उसमें पानी मिलाया, और पानी कितना मिलाया, 33%, 33.33%। नाउ 33.33% कितना होता है फ्रैक्शन में, जरा बताइए जल्दी से। इट इज 1/3, 1/3 फ्रैक्शन में 1/3 33% होता है। मतलब कि जो मिल्क आप मिल्कमैन से ले रहे हो, ओके, जो मिल्क आप मिल्कमैन से ले रहे हो उसमें 33% का एडल्ट्रेशन है। ओके, द मिल्क दैट यू आर टेकिंग फ्रॉम द मिल्कमैन इज 33% एडल्ट्रेटेड। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मान लीजिए मैंने मिल्कमैन से 3 लीटर मिल्क खरीदा, ओके, 3 लीटर मिल्क खरीदा, तो 3 लीटर में क्या होगा, 1 लीटर तो एडल्ट्रेशन होगा। एडल्ट्रेशन क्या होगा, वाटर का, वाटर मिला होगा, और उसमें मिल्क कितना होगा, सिर्फ और सिर्फ 2 लीटर। ओके, अब आप सोचोगे 3 लीटर कहां से ले लिया, 3 लीटर इसके डिनोमिनेटर को ले लिया, क्योंकि ये डिनोमिनेटर क्या बताता है, टोटल। ओके, हमने सीखा था ना, तो 33.33% मतलब 1/3 में मतलब 3 लीटर में 1 लीटर एडल्ट्रेशन है। 3 लीटर में 1 लीटर क्या है, एडल्ट्रेशन है। ओके, एडल्ट्रेशन है, मिलावट है। तो बचा हुआ 2 लीटर क्या हुआ, 2 लीटर प्योर सब्सटेंस हो गया, मतलब मिल्क हो गया। ओके, अब जरा सोचिए, अगर कोई मिल्कमैन है, उसने 100 रुपए लीटर से दूध खरीदा, उसमें पानी मिलाया और आपको बेचने आया, आपने उस मिल्कमैन से 3 लीटर मिल्क खरीद लिया। ओके, आपने 3 लीटर खरीदा और आपने उसको पेमेंट कितना किया, आपने पेमेंट करा उसको कॉस्ट प्राइस। ओके, आपने क्या कहा, मिल्कमैन ने क्या कहा कि मैं खुद 100 रुपए में ही खरीद रहा हूं और मैं आपको भी 100 रुपए में ही बेच रहा हूं, तो आपके लिए कॉस्ट प्राइस क्या हो गई, 100 रुपए। तो आपने ये 3 लीटर मिल्क के लिए मिल्कमैन को पेमेंट करा 300 रुपए का। ओके, मिल्कमैन को पेमेंट करा 300 रुपए का। अब क्या ये पूरी तरह से मिल्क था, नहीं, पूरी तरह से मिल्क नहीं था। तो आपको मिल्कमैन ने एक्चुअल में इसमें मिल्क कितना दिया, मिल्कमैन ने आपको सिर्फ 2 लीटर मिल्क दिया। ओके, और 1 लीटर तो क्या था, पानी, तो पानी तो फोकट का था। तो उसने क्या करा, इस 2 लीटर मिल्क में 1 एक्स्ट्रा लीटर पानी मिलाया। तो इसका मतलब मिल्कमैन को ये 3 लीटर दूध का खर्चा कितना पड़ा। ओके, उस मिल्कमैन को ये 3 लीटर दूध कितने का पड़ा, उसको पड़ा ₹200 का। क्यों, ऐसा क्यों हुआ, 200 का क्या पड़ा, बिकॉज इसमें मिल्क तो सिर्फ 2 ही लीटर है ना, पानी तो फ्री में लिया उसने, पानी तो उसने फ्री में उठाया, 2 लीटर मिल्क लिया, उसमें मिक्स कर दिया। तो अल्टीमेटली मिल्कमैन के पास से सिर्फ 2 लीटर्स का ही मिल्क गया है और आपको 3 लीटर मिल रहा है, बिकॉज 1 लीटर उसमें पानी एक्स्ट्रा मिक्स हो गया है। तो आपसे तो 300 रुपए ले लिए, लेकिन उसका खर्चा लगा 200 रुपए। तो आप देखिए 200 रुपए की चीज 300 में बेच रहा है, तो मुनाफा 100 रुपए का तो हो रहा है यहाँ पे। ओके, प्रॉफिट जो है वो 100 रुपए का तो दिख ही रहा है हमें। तो परसेंटेज प्रॉफिट कितना हो रहा है, 100/200 इंटू 100, ये हो गया मुनाफा। ओके, कितना, 100/200 इंटू 100, दैट इज
50% प्रॉफिट। ओके, मतलब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अल्टीमेटली हो क्या रहा है कि मिल्कमैन आपको तो बोल रहा है मैं कॉस्ट प्राइस में सेल कर रहा हूँ। ओके, लेकिन एक्चुअल में क्या हो रहा है, उसने उस 2 लीटर मिल्क में 1 लीटर पानी मिक्स कर दिया था, तो इस पानी की कॉस्ट उसको बच रही है। तो पानी की कॉस्ट कितनी है, जितना यहाँ पे मिल्क की कॉस्ट दिख रही है, देखिए 100 रुपए। ओके, 1 लीटर का कीमत कितना है, 100 रुपए, तो एक्जैक्टली वो 100 रुपए कमा रहा है हर 200 रुपए के ऊपर, तो इसलिए प्रॉफिट परसेंटेज 50%। ओके, सो यू कैन नोट दिस।